तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है ना, यहाँ पहुंचते उसको एहसास होता है कि यहाँ मेरा जीवन नहीं कटने वाला, ये अच्छी बात नहीं है, मैं कम एनर्जी में था, बेटर मैं वहीं पे रहूं। तो ये क्या करता है आदित्य, तुरंत यहां से अपनी ऊर्जा को छोड़ करके वापस से नीचे आता है। हमें क्या लग रहा था, हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है शगुन, और चक्कर लगाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि चक्कर लगाने के चक्कर में मैक्सवेल सर के हिसाब से वो त्वरित है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा की हानि करेगा, तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। हम ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि जो हमें स्पेक्ट्रम की लाइन मिल रही है वो कब मिल रही है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं है, नीचे आना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो छोड़ करके नीचे आएगा ना ऊर्जा, तो स्पेक्ट्रम वाली लाइन बनेगी। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग, आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके थे, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी किस प्रकार से लिखते हैं, एक ऑर्बिट की एनर्जी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन किस त्रिज्या में घूम रहा है उसकी त्रिज्या का एक्सप्रेशन क्या है, उस एक्सप्रेशन की खास पॉइंट कौन कौन से हैं, ये सब लोग हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। क्या आपने कैप्सूल बुक के सवाल किए इससे संबंधित? जिन बच्चों ने किए एक बार हैंड रेस कर लेंगे फटाफट से। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, मतलब सवालों को ट्राई करो, सवालों की प्रैक्टिस करो, और फिर सीबी के सॉल्यूशंस को हम लोग प्लान कर लेंगे, एक बार मिलकर के सीबी के सॉल्यूशंस कर लेंगे। सीबी के सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो उसका पैटर्न कैसे होगा, वो एक उसके ऊपर काम चल रहा है, मैं ही करवाऊंगा आपको केमिस्ट्री की पूरी सीबी सॉल्व, बट थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, है ना, उसका हम बनाएंगे प्लान मिलकर के। तब तक आप सवाल लगाते चलिए, जो आप सवाल नहीं बन रहे हैं उनको टिक करके रख लीजिए, और एक बार वापस से ट्राई कर लिया करो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सवाल एक बार में नहीं बना तो उसको फिर से ट्राई करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पुट ऑन द हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या आपको याद है कि बोर भाई साहब के मॉडल को पढ़ने से पहले जब हम रदरफोर्ड भाई साहब के मॉडल की कमियों के बारे में बात कर रहे थे, उनकी मॉडल में जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, तो शुभम क्या दिक्कत निकल करके आई थी, एक बहुत प्रोमिनेंट मिस्टेक आई थी जिसका हम आंसर नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो मिस्टेक याद है आपको कि जो आपका नाभिक है, उस नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लगातार मुक्त करेगा मैक्सवेल सर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लगातार बाहर छोड़ेगा तो जो स्पेक्ट्रम है वो सतत बनना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। बट अभिषेक, हम लोगों ने क्या देखा था कि स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस ना होकर के ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम का कारण और उसकी व्याख्या, इसको करने में आपके रदरफोर्ड सर नाकामयाब रहे थे, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या था। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन मनमौजी क्यों है, मनमौजी क्यों है, मतलब कभी एनर्जी छोड़ रहा है तो लाइन आ जा रही है, कभी एकदम से मन कर रहा है कि नहीं ऋषु अब उसका मन नहीं है एनर्जी छोड़ने का, तो उसने एनर्जी छोड़ना बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मन किया, फिर से एनर्जी छोड़ दी, फिर मन नहीं कर रहा, फिर एनर्जी छोड़ना बंद कर दिया। इस तरीके से क्यों हो रहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, ये बेस रहेगा आपको आज की क्लास के बाद में, थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर इसका रीजन समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बोर के मॉडल की बात करें तो क्या बोर के मॉडल का सबसे पहला पॉइंट यही है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी इस अवस्था में होता है जहां पे उसको होना चाहिए। अच्छा सर, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कहां होना चाहिए? हमारी कल की क्लास पूरा इसी टॉपिक पे बेस्ड थी कि एक इलेक्ट्रॉन को कहां होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन MVR मतलब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज में जिस नंबर पे होगा वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होगी। अगर उसका कोणीय संवेग 1 × h/2π होगा तो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में रहेगा, ये हमने सीखा। अगर उसका कोणीय संवेग 2 × h/2π होगा तो इलेक्ट्रॉन n = 2 में रहेगा। अगर यहां पे n = 3 h/2π हुआ MVR तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में होगा। हाँ, एक बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जितना निकल करके आ रहा है उसके हिसाब से उसको जो कक्षा मिल गई है उस कक्षा को उस इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। तो मूल अवस्था का मतलब, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन की वो अवस्था जहां पे वो रहना चाहता है, जहां पे वो घूम रहा है, जहां पे वो संतुष्ट है, जहां पे ना तो वो ऊर्जा ले रहा है ना ऊर्जा छोड़ रहा है, मस्त है अपने जीवन में। तो बोर मॉडल की सबसे पहला पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी मूल अवस्था में होता है तो वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करता है। मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पे वैसे का वैसे ही जैसा कल था, कल बोर का फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा था, आज भी मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं।
ओके, लिखिए मेरे साथ साथ, आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, आज बेसिक थ्योरी रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा की हानि नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था, बेटा जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा की हानि नहीं करता है। जैसे लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था है, ये तो कमी है ना, कि ये कमी है रदरफोर्ड मॉडल की, ऐसे लिख दिया मैंने, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन है अपनी मूल अवस्था में, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है? मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में। डन। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपने घर में हैं, बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही है, घर में आप अच्छे से काम कर रहे हो, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब क्या होता है, एक और चीज, अचानक से ऐसा देखने को मिलता है कि आप अपने घर में चुपचाप बैठे हुए थे, आपका दोस्त आया और दोस्त ने कहा कि यार एक काम करते हैं, अपन घूमने चलते हैं। तो दोस्त ने आपको एक एनर्जी दी, मतलब एक ट्रिगर किया आपको कि चल घूमने चलते हैं, जेई की पढ़ाई तो होती रहेगी, नीट की पढ़ाई तो होती रहेगी, अपन तो घूमने चलते हैं, मस्त मजे करेंगे। तो आपको एनर्जी मिल गई, तो आप एक्साइटमेंट में हो गए कि हाँ यार घूमने चलना चाहिए, सही बात है, 12th का रिजल्ट भी आ गया, 75% से ज़्यादा भी आ गए, कम भी आ गए तो क्या दिक्कत है, कम आ गए तो गम की बात बोल के निकाल के ले जाएगा, ज़्यादा आ गए तो खुशी की बात बोल के उठा के आपको ले गया। अच्छा, तो वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ कि भाई यहां पे ये इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था थी, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और मूल अवस्था ऑब्वियस सी बात है निम्न ऊर्जा स्तर है, वहां का ऊर्जा कम है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन बड़े मजे से रह रहा था, क्या हुआ, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, हाई एनर्जी स्टेट, मतलब इंग्लिश में भी लिख दूं के साथ साथ ठीक रहेगा, ये है लोअर एनर्जी स्टेट, और ये है बेटा हायर एनर्जी स्टेट। आप चाहें तो एनर्जीज मान भी सकते हैं कि यहां की एनर्जी स्पेसिफिकली E1 है और यहां की एनर्जी E2 है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया था, खुश था, मजे में था, बाहर से किसी ने आके परेशान किया। कौन कर सकता है परेशान? बाहर से मैं एक काम करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दूं, मतलब बाहर से मैं विद्युत चुंबकीय तरंग डाल दूं। विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? फोटोन होते हैं, फोटोन के पास एनर्जी होती है। मान लो मैंने एक फोटोन डाला जिस फोटोन की एनर्जी थी h म्यू, उस फोटोन से एनर्जी को अर्थात ऊर्जा को अवशोषित करके आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में चला गया, ऊपर चला गया, मूल अवस्था से कहां चला गया? उत्तेजित अवस्था। दोस्त ने उकसाया और दोस्त के उकसाने पर आप छोड़ छाड़ के घूमने चले गए, होगा वो देखा जाएगा, एग्जाम बहुत होते हैं, अपनी जगह पे चलते रहेंगे, मस्त घूमने चलते हैं, ऐसा आप निकल गए, राइट। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का अपनी मूल अवस्था से ऊर्जा को अवशोषित करके ऊपर जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको अवशोषण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया? अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो चलो इसकी लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी कि बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करके जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी मूल अवस्था से कहां चला जाता है? उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और इसे अवशोषण कहते हैं। लिख लो, बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करके
बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या उत्तेजित अवस्था बोल सकते हैं, उत्तेजित अवस्था, उच्च ऊर्जा स्तर तो बाह्य सोर्स से ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे अवशोषण कहते हैं, राइट। इसे अवशोषण कहते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली इसको अवशोषण कहते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहां जाके बैठ गया, अच्छी बात है। अपने दोस्त के कहने पर, आपका मन तो नहीं था, पर अपने दोस्त के कहने पर आप चले गए घूमी करने, और जब आप बाहर गए तो आपको एहसास हुआ, पताशे खाए, मूवी देखने चले गए, थोड़ी देर और टाइम वेस्ट किया, आपको एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो जेई का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हूँ, मैं काहे को ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो वहां जाके आपको एहसास हुआ कि यार चलो वापस अपन अपने घर चलते हैं। तो आपने जितना भी एक्साइटमेंट कैरी किया था ना, जितनी भी एनर्जी कैरी की थी, अपने दोस्त को बोलोगे बेटा माफ कर, मेरे को पढ़ाई करने दे, मैं जा रहा हूं, वो सारी एनर्जी छोड़ करके आप वापस आ जाओगे। तो बिल्कुल वैसे इस दुनिया में हर किसी को पसंद होता है कम एनर्जी में रहना, कोई भी बेटा ज्यादा एनर्जी में नहीं रहना चाहता। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है ना, यहाँ पहुंचते उसको एहसास होता है कि यहां मेरा जीवन नहीं कटने वाला, ये अच्छी बात नहीं है, मैं कम एनर्जी में था, बेटर है मैं वहीं पे रहूं। तो ये क्या करता है आदित्य, तुरंत यहां से अपनी ऊर्जा को छोड़ करके वापस से नीचे आता है। तो थोड़ी देर बाद स्थिति क्या बनेगी, थोड़ी देर बाद स्थिति ये बनेगी कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से, मैं यही दिखा दूं क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा, फिर वापस से अपनी ऊर्जा छोड़ करके नीचे आ जाएगा। तो जो इसने ऊर्जा ग्रहण की थी एच म्यू के रूप में, उसी ऊर्जा को वापस से छोड़ करके ये नीचे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अपने आप वापस अपने घर को आना। इसको कहते हैं स्वतः उत्सर्जन। तो फिर क्या होता है, फिर होता है स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं इसको। आप चाहो तो डायग्राम को वापस बना सकते हो सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस से ऊपर से ऐसे नीचे आता है, ऊर्जा बाहर छोड़ता है। ये उच्च ऊर्जा स्तर है E2, वापस से E2 से कहा जाता है E1 में आ जाता है। इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। यहां लिख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, स्वतः उत्सर्जन। ठीक है, डन है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, अतः वह ऊर्जा को छोड़ करके वापस से मूल ऊर्जा स्तर में या मूल अवस्था में आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, अतः, तो जहां पे अस्थायी वहां पे क्यों रहेगा, तो अतः ऊर्जा को छोड़ करके, ऊर्जा का त्याग करके पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। अतः ऊर्जा का त्याग करके पुनः मूल अवस्था में आ जाता है।
और इसे बेटा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वतः उत्सर्जन। अपने आप आया है ना, तो इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। इसे स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। तो इसे स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। अच्छा जी, और ये जो इसने एनर्जी छोड़ी है ना, ये जो एनर्जी निकाली है बाहर, ये एनर्जी जाकर के स्क्रीन के ऊपर लाइन के रूप में दिखाई देती है। तो ये रीजन है रेखीय स्पेक्ट्रम का, ये रीजन है असतत स्पेक्ट्रम का। तो कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, और कभी कभी जो होता है वो हम सोच ही नहीं पाते। हमें क्या लग रहा था, हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है शगुन, और चक्कर लगाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि चक्कर लगाने के चक्कर में मैक्सवेल सर के हिसाब से वो त्वरित है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा की हानि करेगा, तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। हम ऐसा सोच रहे थे, और हकीकत क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन जब मूल अवस्था में है तो वो ऊर्जा की हानि करता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। वो तो बाहर से अगर कोई प्रकाश डाला जाए उसके ऊपर, या बाहर से उसके ऊपर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग डाली जाए, कोई फोटोन डाला जाए, तो वो क्या करता है, मूल अवस्था से ऊर्जा ग्रहण करके कहां चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में। इसको बोलते हैं अवशोषण। उत्तेजित अवस्था में वो अस्थायी होता है, तो वापस वहां से नीचे आता है। जब वो वापस वहां से नीचे आ रहा होता है, तो जो उसने ऊर्जा ग्रहण की होती है उसको वापस से निकालता है। वो जो ऊर्जा वो निकालता है, ये जाकर के हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है। अब बाहर से किस प्रकार का प्रकाश पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो मूल अवस्था से ऊपर जाएगा। फिर नीचे आने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसलिए ये जो लाइन मिल रही है, ये लाइन आपको मनमौजी मिल रही है। जो प्रकाश आया उसके हिसाब से ऊपर गया, उसके हिसाब से नीचे आया। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है। आप जैसा प्रकाश डालोगे, मान लो ये लेवल है, एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल ये है। आपने अगर ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम करके चला जाएगा, वापस यहां से नीचे आएगा। कम डाला प्रकाश तो थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये रैंडम है, रैंडम मतलब यादृच्छिक है, इसलिए जो लाइनें मिल रही है वो भी यादृच्छिक मिल रही है। तो क्या आपको समझ में आ गया सभी को? क्लियर? एक बार हैंड रेस कर देंगे सभी बच्चे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट ने क्लियर कर लिया। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह की बात करेंगे। तो तब तक आपका फर्ज बनता है कि एक बार जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम चालू करते हैं, आगे समझेंगे और भी बहुत कुछ। लिख लीजिए आप इसको। देखो, केमिस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का एक तरीका है, उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको भी पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जिसको बोरियत हो रही है लिखने में, समझने में बोरियत हो रही है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा। मनीष वेरी गुड। और अभी तो सवाल शुरू होंगे, सवाल भी लगाने पड़ेंगे। जैसे एक बच्चा बोल रहा है 44 में से 43 सवाल किए हैं, 32 क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको भी ऐसे सवाल लगाने हैं। आगे बढ़े। अब हम थोड़ा फॉर्मूले वगैरह पे बात कर लेते हैं। इसको बनाते वक्त थोड़ी सावधानी से करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ रहा है ना, हमको उस चीज से मतलब है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस अवस्था से इस अवस्था में आ रहा है तो वो फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त कर रहा है, और जब वो फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त कर रहा है तो वही ऊर्जा हमको लाइन के रूप में दिखाई दे रही है। सही है? अच्छा, अब ऐसे देखो कि ये N1 है और ये N2 है। क्लियर? अब हम ऐसा देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में जा रहा है। ठीक है साहब, नीचे आ रहा है, मतलब ये उत्तेजित अवस्था है, इस अवस्था से नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो ऊर्जा मुक्त कर रहा है। हम नीचे आने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो हमें स्पेक्ट्रम की लाइन मिल रही है वो कब मिल रही है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं है। नीचे आना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो छोड़ करके नीचे आएगा ना ऊर्जा, तो स्पेक्ट्रम वाली लाइन बनेगी। तो ऐसे अपन बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी को आप E2 कह लीजिए, और इसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप E1 कह लीजिए। अच्छा, हम लिख सकते हैं दोनों एनर्जीज को। कैसे लिखेंगे?
क्या आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है जो आपने कल की क्लास में पढ़ा था? क्या आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है बच्चों? एनीवन? मैं कंप्लीट फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, जो शॉर्ट में हमने पढ़ा था उसकी बात कर रहा हूं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, और किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद नहीं है, चलेगा नहीं ऐसे, है ना? आलोक याद रहता है, प्रिंस याद रहता है, साहिल, पूनम, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे हमें, है ना? अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कहानी कैसी बनेगी? आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के लिए कहानी कैसी होगी। हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 रहेगा। अच्छा, अब ऐसे देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके आ रहा है? सही, इलेक्ट्रॉन E2 से जंप करके E1 पे आ रहा है ना? तो पहले वाली एनर्जी लेवल को अपन कैसे लिख सकते हैं? पहले वाले एनर्जी लेवल को लिख सकते हैं E1 माइनस का 13.6 अपॉन N1 का स्क्वायर। अपन E2 को कैसे लिख सकते हैं? अपन E2 को लिख सकते हैं माइनस का 13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर। E2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, फोटोन जो बाहर निकलेगा, जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो किस रूप में बाहर निकलेगी? एचम्यू के रूप में बाहर निकलेगी। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मान लो बेटा कि यहां की जो एनर्जी थी वो 10 थी, यहां की एनर्जी थी वो 30 थी, तो कितनी ऊर्जा ग्रहण करके आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होगा, और जब वो नीचे आएगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? आपके मन में आ गया होगा, सर ये एनर्जी 10 है, ये 30 है, तो 20 की एनर्जी को ग्रहण करके वो ऊपर गया होगा और 20 की एनर्जी को छोड़ के वो नीचे आएगा। मैम मैं उसकी ऑनलाइन कोचिंग से बात कर रहा हूँ, आशीष सिंह लेक्चर से। आज क्लास में नहीं है लविश? क्लास में नहीं है सर, अभी आपकी बात हुआ। हाँ लविश, हाँ सिस्टर को फोन आओ, हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ लविश नमस्ते। आप कौन लेक्चर में नहीं हो आज? सॉरी सर, वो बताया था ना आपको कैमरा प्रॉब्लम। तो आप नॉर्मल लाइव के थ्रू जुड़े हुए हो? जी सर, उसमें हो। उसमें हो, चलो ठीक है, डन, ओके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को ट्रैक करने की। जो बच्चे रेगुलरली क्लास में आते रहेंगे उन बच्चों को धीरे धीरे उनका रिकॉर्ड बना लिया जाएगा, और अगर आप लोग क्लास में नहीं आएंगे तो आपके पेरेंट्स को ऐसे ही कॉल किया जाएगा। हम लोग एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? मैं भी देखता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस कैसे निपटता है। वी विल बी बेटर देन ऑफलाइन, डोंट वरी। पर इसमें तुम्हारी मम्मी पापा से डांट पड़ना तय है, वो बात मान के चलना। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो ये फोटोन बाहर निकला है, ये फोटोन जो बाहर निकला है, इस फोटोन को कैसे लिख सकते हो भाई? फोटोन क्या निकल के बाहर निकला है? एनर्जी बन के बाहर निकला है। तो जो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, मतलब जो E2 माइनस E1 है, उस एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। अगेन आई एम सेइंग, जो दोनों का अंतर है 20 था ना अंतर, उतने ही एनर्जी के फोटोन को ग्रहण करके वो ऊपर जाएगा और उतनी ही एनर्जी को छोड़ करके वो नीचे आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपका एचम्यू किसके इक्वल होगा? E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? रेज योर हैंड्स। बेहतरीन। चलिए, तो एचम्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 कितना है? माइनस का 13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका E2। माइनस E1 कितना है? E1 की जगह आप लिख सकते हैं माइनस का 13.6 अपॉन N1 का स्क्वायर। ऐसे वैल्यूज को ढंग से पुट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करें,
13.6 को कॉमन निकाल लें। थोड़ा आप ऑब्जर्व करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13.6 कॉमन आएगा तो ये प्लस का रहेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप चाहें तो साथ साथ कॉपी करते हुए भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू क्या चीज है सर? म्यू के बारे में बताया गया था ना, आवर्ती होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में तरंगदैर्घ्य इंटू आवर्ती, तो आवर्ती बराबर प्रकाश की चाल डिवाइड बाय तरंगदैर्घ्य। डू यू रिमेंबर? क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं? म्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? तरंगदैर्घ्य, बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहां म्यू की जगह आ जाएगा सी अपॉन लैम्बडा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, एस सी को नीचे भेज देते हैं, तो 1/लैम्बडा बराबर 13.6 अपॉन एस सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। कुछ 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 अपन को ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, 13.6 अपॉन एस सी, इसको भी कुछ बोल सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो 13.6 अपॉन एस सी, इसको हम कैपिटल आर बोल सकते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड दिस कैपिटल आर विल बी रिडबर्ग कांस्टेंट। इस कैपिटल आर को अपन क्या बोलेंगे? ये कैपिटल आर होगा रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अब इसके बारे में हम जब अगले पेज पे चलेंगे तो बात कर लेंगे। ये रिडबर्ग नियतांक कहलाता है, हिंदी में भी रिडबर्ग, इंग्लिश में भी रिडबर्ग। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला बन के तैयार होता है। 1/लैम्बडा को अपन एक और नई चीज बोलते हैं म्यू बार। तो म्यू बार होता है 1/लैम्बडा, और इस म्यू बार को बोलते हैं तरंग संख्या। तो एक छोटी सी नई चीज आपके लिए याद रखेंगे, तरंग संख्या, वेव नंबर। तो इसका फॉर्मूला आ चुका है रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लिख लीजिए साहब इसको। डन। कुछ और सीखें? ये सब कंफर्टेबल है ना इसमें? ये हम वेव में पढ़ चुके हैं, सब लोगों को याद है, भूले तो नहीं हो? निर्वात के लिए सी का मान भी याद होगा, शिवम, ललित, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ऐसे देखें बेटा कि इसमें n1 क्या है, n2 क्या है। n1 n2 के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। n1 वो ऊर्जा स्तर है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस तरह से लिख के रखा करो, रिवीजन में भी ऐसे लिखा करो कि n1 क्या है, n2 क्या है। n2 है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो n1 है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आपका n2 है। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। दैट्स इट। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको पूरा कंप्लीट बना के देखना पड़ेगा एक बार कि वो कैसा दिखता है। लिख लीजिए यहां तक। इस फॉर्मूले को याद करना रहेगा। हाँ, चलिए बेटा अब ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा नाभिक है। अच्छा, वो स्पेक्ट्रम लाइंस का रीजन तो क्लियर हो गया सबको, है ना? स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे आ रही थी। अब वो हम अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में बात कर रहे होंगे। ये नाभिक है, नाभिक को और थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये नाभिक है, बस दिमाग में रखें। ये n बराबर 1 है, ठीक है, सीधा लग रहा है। ये n इज इक्वल टू, सॉरी, ये n इज इक्वल टू 2 रहेगा, एनर्जी बढ़ेगी। अरे यार, ये n इज इक्वल टू 2 है, गैप ज़्यादा है।
फिर गैप कम होता जाएगा, आपको पढ़ रखा है आपने, n=3 है, ये n=4 है, गैप कम होता जा रहा है, ऑब्जर्व करेंगे आप, गैप और कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, कल की क्लास पढ़ के आपको याद होगा, एनर्जी गैप कम होता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी गैप कम होता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। चलेगा? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और फाइनली हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज n=1, this is n=2, this is n=3, this is n=4, this is n=5, similarly this is n=3, sorry 6, n=7, then 8, then 9, then infinity। मुझे ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि जैसे जैसे आप यहां से यहां से यहां से यहां से ऊपर जाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। ये माइनस का 13.6 है, हल्का हल्का बता देता हूँ, ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे जाओगे एनर्जी कम होगी, और ऊपर जाकर के यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट पे अपन ने एनर्जी कितनी मान रखी है? 0 मान रखी है। ऑब्वियस सी बात है, माइनस के 13.6 से बड़ा है, फिर ऊपर एनर्जी और बढ़ रही है और बढ़ रही है, ऐसे जाके 0 हो रही है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो? मान लो आपका इलेक्ट्रॉन n=1 का इलेक्ट्रॉन है, ये n=1 का इलेक्ट्रॉन है। n=1 के इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी ने आकर के एनर्जी दी, वही उसके दोस्त ने आके भड़काया उसको। तो n=1 के इलेक्ट्रॉन को बाहर से आकर के जिसने भड़काया, उसके भड़काने से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया। कहीं भी जा सकता है, इनफाइनाइट पे जा सकता है, यहां 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 जा सकता है। सर ये डिसाइड कौन करता है कि वो कहां पे जाएगा? ये डिसाइड करता है जो फोटोन आपने दी है उसकी एनर्जी कितनी है। अनु थोड़ा सा फोकस करेंगे क्लास में। यहां पे जैसे मान लो मैंने एनर्जी दी इन दोनों के अंतर के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर चला जाएगा। अगर मैंने एनर्जी दी इन दोनों के अंतर के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। मैंने एनर्जी दी इन दोनों के अंतर के बराबर, अपना इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर में जा सकता है प्रियांशु, तो वहां से वापस भी तो आ सकता है। जब वो वहां से वापस आएगा तो n=1 पे इलेक्ट्रॉन कहां कहां से वापस आ सकते हैं, जरा सोचो। n=1 से इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक की बात करूं तो सबसे नजदीक में n=2 से वापस आ सकता है, फिर n=3 से आ सकता है, n=4 से आ सकता है, n=5 से आ सकता है, n=6 से आ सकता है, n=7 से आ सकता है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है। तो सबसे पास से कहां से आ सकता है? n=2 से। सबसे दूर से कहां से आ सकता है? n=इनफाइनाइट से, राइट? अच्छा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/1 लैम्बडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं मिलकर के कि ये जो फॉर्मूला है 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, अगर इसमें मैं फिक्स कर दूं, आपको पता है ना कौन क्या है, वापस रिवाइज कराता हूं। n1 जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट? n2 क्या है? जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फाइन। तो जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है चेक करते हैं। अगर अपन फिक्स कर दें कि n1 1 रहेगा, मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन n=1 पे आए, उसके अलावा कहीं से नहीं आए। तो अगर मैं फिक्स कर दूं कि n1 मेरा 1 रहेगा, तो n2 मेरे पास क्या क्या हो सकता है? सोचो सर, आपने फिक्स कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे आएगा वो 1 है, तो जहां से आएगा उसमें कौन कौन से ऑप्शंस है? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। तो उसमें ऑप्शंस है n2 आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट हो सकता है। अब इसमें दो केस कंसीडर करते हैं। पहला,
जब n1 1 है और n2 2 है, सबसे पास से आए, तो लैम्बडा कैलकुलेट करो। 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, r 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्या हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे? परफेक्टली फाइन। क्या हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सर ऐसे ही करेंगे। तो 1 अपॉन लैम्बडा कितना आ जाएगा, r 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो यहां से 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, 3/4 r, तो यहां से लैम्बडा कितना आ जाएगा 4r, मतलब यहां से आपको लैम्बडा निकालना है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3r, ऐसे कैलकुलेट होगा। 4/3r ऐसे बोल सकते हो। एक चीज और बता दूं मैं आपको, 1 अपॉन आर के लिए आप याद कर सकते हो, 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है उसको आप याद रख सकते हो कि 1 अपॉन आर की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम होती है। रख सकते हो ना कि 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 911 एंगस्ट्रॉम। तो इस हिसाब से लैम्बडा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 911 अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन अगर जब सबसे सबसे पास से आए, सबसे नियर से आए, तो आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे लैम्बडा कितना आएगा, इतना आएगा। अगर अपन एवरेज बोलें तो इसको आप 300 बोल दो, तो ये लगभग 1200 के आसपास हो गया, लगभग 1200 एंगस्ट्रॉम। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से आता है, ये n इज इक्वल टू 2 से आता है, तो कितनी एनर्जी बाहर निकालता है, 1200 एंगस्ट्रॉम का लैम्बडा बाहर निकालता है। मतलब ये वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालेगा जिसकी तरंग दैर्घ्य 1200 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। गॉट द पॉइंट? मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 2 से n बराबर 1 पे आता है, तो जो जो फोटोन बाहर निकलेगा वो फोटोन किस लैम्बडा का होगा, वो फोटोन इस लैम्बडा का होगा, 1200 लैम्बडा का। रेज योर हैंड्स। ये ना केवल सवाल है, ये बल्कि अपने आप में टॉपिक भी है, सवाल भी है। सवाल भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, सवाल भी ऐसे ही मिलेंगे। जब आप देखोगे तो वो ऐसे ही पूछेगा आपसे, n बराबर 1 से 2 पे आ रहा है, 2 से 3 पे आ रहा है, जवाब दो। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली बात है, क्लास में अटेंशन बना के रखना है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है बेटा, यहाँ पे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पांडे जी बोलो फटाफट, कुछ पूछना है? सर ये जो बोल रहे हैं 1200, वो नहीं समझ में आया। 1200 एंगस्ट्रॉम कुछ नहीं है, n बराबर 2, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आए, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आ रहा है, तो वो जो फोटोन बाहर निकाला है उस फोटोन का लैम्बडा कितना है, वो लैम्बडा अपन ने निकाला है 1200 एंगस्ट्रॉम। ये ऐसे मतलब सबसे हाँ सबसे नजदीक से आए तो जो लैम्बडा होगा वो। तरुण कंफर्टेबल? तरुण ठीक है? ओके ओके अभिषेक म्यूट कर लो खुद को। अच्छा ये तो हुआ सबसे पास से। सबसे दूर से चेक करते हैं केस 2 में। सबसे दूर से आए तो कैसे होगा, मतलब आप n1 को ले लीजिए 1 और n2 को ले लीजिए इनफाइनाइट। सबसे दूर से चेक कीजिए कि सबसे दूर से आएगा तो कौन सा, कुलदीप कौन सा लैम्बडा बाहर निकालेगा ना, देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r, n1 कहां पर आ रहा है, हमने बोल दिया n बराबर 1 पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। अच्छा 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो ये आ गया 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r, तो यहां से लैम्बडा बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन r, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। अच्छा मतलब अगर अनंत से आएगा n बराबर 1 पे, अगर अनंत से आएगा n बराबर 1 पे, तो जो एच म्यू बाहर निकालेगा उसका लैम्बडा कितना होगा, उसका लैम्बडा हम निकाल चुके हैं, कितना होगा 911 एंगस्ट्रॉम होगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन, समझे बात को, जब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके नंबर 1 पे आता है, तो सबसे पास से कहां से आ सकता है, 2 से, और सबसे दूर से कहां से आ सकता है, अनंत से। तो अनंत में हमको कौन सा लैम्बडा मिल रहा है, 911 एंगस्ट्रॉम। सबसे पास में हमें कौन सा लैम्बडा मिल रहा है, 1200 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी जो रेंज आएगी, परास आएगा, वो कहां से कहां तक का हो गया, 911 से लेकर के 1200। अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे,
आप इस वाले को कैलकुलेट करेंगे तो 911 1200 के बीच में कुछ आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे इन्हीं के बीच में आएगा। अपने सबसे दूर वाला निकाल लिया, सबसे पास वाला निकाल लिया, रेंज आ गई। अब बीच में आप जो भी चेक करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। इससे एक श्रेणी बनकर के तैयार हो गई, और ये जो श्रेणी आप देख पा रहे हैं इस श्रेणी को बोलते हैं लाइमन श्रेणी। इसको लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है यहां देखते हैं। अगर हम लाइमन श्रेणी की बात कर रहे हैं तो लाइमन श्रेणी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जंप करके जहां पे आ रहा है वो 1 है, जहां से आ रहा है वो 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। अच्छा दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा ये वाला कैसे बनाओगे, 1/λ बराबर r। जहां आ रहा है वो तो अपने फिक्स कर दिया, n1 1 है तो जहां आ रहा है वो फिक्स हो गया। जहां से आ रहा है उसकी जगह आप n2 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा लाइमन श्रेणी के लिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि n बराबर 3 से लेके 1 पे आ रहा है तो आप क्या करोगे, n2 का मान यहां पे 3 रख देना, n1 तो 1 है ही, इस तरीके से। और इसके लिए लैम्बडा कितना आ रहा है, इसके लिए लैम्बडा आ रहा है 911 एंगस्ट्रॉम से। जब कैलकुलेट करते हैं तो लैम्बडा की रेंज कितनी आ रही है, 911 एंगस्ट्रॉम से 1200 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ रहा है लैम्बडा। ये हम बात बोल सकते हैं। रेज योर हैंड्स। अब थोड़ा लिख लो, ठीक रहेगा, फिर आगे समझते हैं। अंकित ठीक है, आई होप इट्स डन। ओके चलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये तो आपने n बराबर 1 के लिए बता दिया, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए जंप करके n बराबर 2 पर आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए जंप करके 2 पर आए, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो कहीं से भी आए जंप करके इलेक्ट्रॉन 2 पर आए, सबसे पास में कहां से आ सकता है, 3 से आ सकता है। कहीं से भी आए जंप करके 2 पे आए, कहीं से भी आए जंप करके 2 पे आए, कहीं से भी आए जंप करके 2 पे आए, ऐसे। अच्छा मेरा एक सवाल है, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी आता है जंप करके 2 पे, मैं आपको ये बोलूं कि उसके लिए फॉर्मूला बनाओ, तो कैसे बनाओगे, देखो अगर अपन ऐसा कुछ कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आए पर आए नंबर 2 पर, तो n1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने बोल रखा है कि n1 का डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसका मतलब किससे पर n1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके जहां पे आता है दैट इज n1। तो हम बोले कहीं से भी जंप करके आए पर आए कहां पे, 1 पे आए, सॉरी 2 पे। तो n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n2 क्या क्या हो सकता है इस केस में नितिन, n2 क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आ रहा है, अगर वो 2 पर आ रहा है तो n1 की वैल्यू तो 2 हो गई। n2 की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है सर, n2 के लिए 2 के आगे की सभी वैल्यूज पॉसिबल है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, ऐसे इनफाइनाइट से आ सकता है। मैं बोलूं सबसे पास से कहां से आ सकता है सर, 3 से, देख लो ना, इसमें सबसे पास से कहां से आ सकता है, 3 से। सबसे दूर से कहां से आ सकता है सर, इनफाइनाइट से, राइट। अच्छा लैम्डा निकालना हो कैसे निकालोगे, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, सबसे पास के लिए निकालना है तो 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इससे एक लैम्डा निकल जाएगा सबसे पास वाला। दूसरा लैम्डा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे दूर वाला लेना पड़ेगा। तो कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो रेंज निकल करके आएगी वो आएगी 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में लगभग। और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आए, आप कुछ बुक्स में इसको 6000 लिया होता है, कुछ बुक्स में 6500 लेते हैं, मैं लगभग दे देता हूं आपको डेटा, 6000 ले सकते हो, लगभग 6000 ले सकते हो, चल जाता है काम, को दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार की श्रेणी को अपन बामर श्रेणी कहते हैं, BALMER, बामर श्रेणी कहते हैं। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, ये बामर सीरीज हो गई। अच्छा लिख लें यहां पे, अगर आप बामर सीरीज के बारे में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बामर श्रेणी, हिंदी में भी बामर, इंग्लिश में एल साइलेंट है, बालमर मत बोलना इसको, बामर है ये। हाँ तो बामर श्रेणी के लिए क्या होगा, जहां से आ रहा है, n1 क्या है, जहां आ रहा,
N2 क्या है, जहां से आ रहा, ओके। तो बामा श्रेणी के लिए N1 2 हो जाएगा, और N2 जहां से आ रहा है वो वैल्यू क्या हो सकती है, 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। अच्छा, 1/λ कितना, इसके लिए लैम्बडा का फॉर्मूला कैसा बनेगा, 1/λ का फॉर्मूला बनेगा R, N1 की जगह फिक्स हो गया है 2, N2 की जगह आप इनमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और लैम्बडा की रेंज कितनी आ रही है, 3500 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7000 या 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये लगभग है, फाइनल नहीं बोल सकते इसको, ऐसा है। तो ऐसे अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना, जो आपका मन करे वो आप निकाल सकते हो। ऐसे आगे की जितनी भी श्रेणियां हैं उनके फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी श्रेणी अब आप निकाल सकते हो। मैं आपको केवल अब नाम बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, नंबर 3 पे आए, नंबर 3 पे सबसे पास में कहां से आ सकता है, 4 से। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, नंबर 3 पे आ जाए। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, नंबर 3 पे आए। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, नंबर 3 पर आ जाए, तो इसको पाश्चन श्रेणी कहते हैं। कहीं से भी जंप करके आए इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 पे आ जाए। अच्छा, कहीं से भी जंप करके नंबर 3 पे आएगा तो आप N1 N2 के बारे में बता सकते हो, बिल्कुल सर। यार ये खतरनाक पीस लग रहा है मेरे को, ये देखो मैं दिखाता हूं, ये किसी बच्चे ने ये लगा रखा है, देखो। कौन है ये नमूना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रहने दो, अच्छी बात है, अभी दिखेगा, रुको। ये देखो, ये किसी ने अपनी प्रोफाइल पे लगा रखा है, नमन सिंह, वाह भाई वाह। अब बताओ, इतनी कलाकारी करने का टाइम है बच्चों के पास, अभी 2-3 सवाल पूछ लेंगे ना तो गायब हो जाएंगे एकदम से। तो पार्शियल श्रेणी के लिए क्या होगा, N1 3 हो जाएगा, N2 की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 4 5 5 ऐसा अनंत तक पॉसिबल है। तो ये हो गया बेटा पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी के बाद में कौन श्रेणी आती है, पाश्चन के बाद में आती है ब्रैकेट श्रेणी। तो पाश्चन के बाद में आती है आपकी ब्रैकेट, पाश्चन के बाद आती है ब्रैकेट। कहीं से भी आए, नंबर 4 पे आ जाए, तो नंबर 4 पे सबसे पास में कहां से आएगा, 5 से। ये हो जाएगी ब्रैकेट श्रेणी, ज्यादा नहीं बना रहा मैं, 2-4 ही बना रहा हूं ना ऐसे। ये हो जाएगी ब्रैकेट श्रेणी। इसके लिए जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अपन ने फिक्स कर दिया है 4, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है सबसे नजदीक से आ सकता है 5 से, सबसे दूर से आ सकता है अनंत से। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है शक, क्लियर। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं लास्ट जो आपको याद रखनी है, पी फुंड। पी फुंड आप और याद कर सकते हो, बस इतना काफी होता है। कहीं से भी जंप करके आए, 5 पे आ जाए, तो 5 पे सबसे पास में कहां से आएगा, 6 से आएगा, ऐसे। ये हो जाएगा पी फुंड श्रेणी। इसके लिए अपन N1 कितना लेंगे, 5, N2 कितना लेंगे, 6 7 ऐसे। तो ये लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पी फुंड श्रेणी, इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियां आपके लिए रहती हैं। दैट्स इट, इसको कॉपी कर लो। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समाप्त होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अब आप अपनी रिसर्च अपने लेवल पे कर सकते हो, आपका मन करे उतनी रिसर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठ करके शांति से घर पे देखना, एनसीईआरटी में भी है, नोट्स में भी है कि पाश्चन श्रेणी जो है उसके लिए रेंज कहां से कहां तक होती है, अलग अलग के लिए लैम्बडा कैलकुलेट करने की कोशिश करना, मैंने तरीका आपको बताई दिया है। सेम ब्रैकेट के लिए, सेम प्रूफिंड के लिए आप कर सकते हो आराम से,
है ना। मेन जो अपने लाइमन और बामर के लिए सीखा ना वो मत भूलना, ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए थे मैंने ये मत भूलना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। करो फिर एक सवाल लगाते हैं। स्क्रूटनी भरा किसी बच्चे ने, स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट किया किसी बच्चे ने? विकास कुछ पूछना है बोलो, टॉपिक रिलेटेड है ना। सर जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुरुत्वीय त्वरण के जो अभी मतलब काइनेमेटिक्स में जो चालू होंगे अभी, सर उसके सवाल थोड़े मतलब उसको थोड़ा अच्छा से पढ़ा दीजिए। उसके सवाल सर ज़्यादा आते भी हैं और उससे वो सवाल सर बन नहीं रहे हैं। तो आपको बोला किसने बनाने के लिए सवाल? कल गुरुत्वीय त्वरण की अपन ने पहली क्लास ली थी, उसका पहला टॉपिक पढ़ा था। आज की क्लास में उसके आगे के 4-5 टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो अभी सवाल करना तो बेवकूफ़ी है, और उससे बड़ी बेवकूफ़ी है केमिस्ट्री के अंदर वो सवाल पूछना। ये आ गया समझ में? बस ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क ना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता। अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण में केवल इतना सीखा था कि बॉल ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल को छोड़ते हैं तो क्या होता है। इसके आगे तो पढ़ा ही नहीं है, आज पढ़ेंगे उसको डिटेल में। प्रभु इधर ध्यान दे लो। चलो अगला सवाल लगाइए सवाल। बेटा हर एक टॉपिक 4 नंबर का है आपके लिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल आया 4 मार्क्स कवर करेगा, तो हर एक टॉपिक को सेम इंपॉर्टेंस देनी है। चलो हेडिंग, सवाल ही लिख लो। चलो बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए लैम्बडा बताइए। बामर श्रेणी के लिए द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए लैम्बडा क्या होगा? बनाइए सवाल। देखते हैं। बामर श्रेणी, क्या आपको पता है बामर श्रेणी में ये चीज फिक्स होती है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आएगा? 2 पे आएगा। ये फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा? 2 पे आएगा। तो ये है आपका n इज इक्वल टू 2। कहां से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। ये बताओ n बराबर 2 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सबसे नजदीक से कहां से आ सकता है? सर n बराबर 2 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सबसे नजदीक से n बराबर 3 पे आ सकता है, 3 से आ सकता है। तो n बराबर 3 सबसे नजदीक हुआ, तो बामर श्रेणी के लिए n बराबर 3 जो है वो होगा प्रथम उत्तेजित अवस्था। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है आप जिस भी श्रेणी की बात कर रहे हो उस बंदे पर, मतलब उस एनर्जी स्टेट पर सबसे पास से इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, वो प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है ना। और द्वितीय उत्तेजित अवस्था क्या होगी? इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से आए, तो ये क्या कहलाएगी? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अच्छा एक चीज और देखना बेटा, ये अवस्थाएं आपकी श्रेणी के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं ऐसे ही कि लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी है, तो लाइमन श्रेणी के लिए सबसे पास से इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? n बराबर 2 से।
तो ये होगी प्रथम उत्तेजित अवस्था। लाइमन श्रेणी के लिए द्वितीय उत्तेजित अवस्था कौन सी है? n बराबर 3। लाइमन श्रेणी के लिए तृतीय उत्तेजित अवस्था कौन सी है? n बराबर 4। तो क्या ये बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं योगेश? है ना? अच्छा बेटा, बामन श्रेणी के लिए पूछे तो यहां पे आना है, सबसे नजदीक कहां से आ सकते हैं? यहां से। तो जो n बराबर 3 है वो है प्रथम उत्तेजित अवस्था, जो n बराबर 4 है वो है द्वितीय उत्तेजित अवस्था, जो n बराबर 5 है वो है तृतीय उत्तेजित अवस्था। चलो आपके पास उंगलियां हैं, आप उंगलियों से मुझे बता सकते हो ना। मैं आपसे पूछता हूं, ब्रैकेट श्रेणी के लिए तृतीय उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी? आराम से सोच के बताओ। ब्रैकेट श्रेणी के लिए तृतीय उत्तेजित अवस्था। अनुज, सही सोच रहे हो सब। ब्रैकेट का मतलब है 99% बच्चे सही कर रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब है सबसे पास कहां से आना है? n बराबर 5 से। ये हो गई फर्स्ट, n बराबर 6 हो गई सेकंड, n बराबर 3 हो गई, n बराबर 7 हो गई थर्ड। तो n बराबर 7 जो होगी वो इसके लिए तृतीय उत्तेजित अवस्था होगी। बस डन, हैंड्स डाउन। तो सवाल ढंग से पढ़ लेने का कि कहां आ रहा है, कौन सी उत्तेजित अवस्था की बात कर रहा है, यही चूज करना इंपॉर्टेंट है। सवाल करना तो फुद्दू काम है, सवाल तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। सवाल में क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमें बस ये पता लगाना था बामन श्रेणी बोल रहा है तो n1 का मान तो, बामन श्रेणी बोलते ही n1 का मान तो 2 फिक्स हो गया। n2 के मान के बारे में सोचना था। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n2 का मान 4 हो गया बामन श्रेणी के लिए। बस कुछ नहीं है, लैम्बडा का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लो, और आपको पता ही है कि 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम ले लेना, सॉल्व कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। हाँ, कंसेप्चुअल लेवल पे देखा जाए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी थी। ऐसा है। डन। अब आज आपके लिए एक अच्छा खासा होमवर्क रहेगा कैप्सूल बुक से। अब आप क्या क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे आप सॉल्व एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 रहने दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 करना। एग्जाम्पल नंबर 31 करना। एग्जाम्पल नंबर 32 ट्राई करना। 33 भी कर लेना। एग्जाम्पल 38 करना। ट्वेंटी 4 करना। ये ट्राई करना बैठ के, ठीक है। और बाकी खंड डी जो कि स्पेक्ट्रम से संबंधित है, उस पूरे खंड को आपको ट्राई करना है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है।
कर लोगे? देखो हमें थोड़ा खुद भी सेल्फ अवेयर रहना है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ लिया, अपने एग्जांपल खोल के देख ली कैप्सूल बुक के कि कैप्सूल बुक के एग्जांपल्स में क्या कोई ऐसा टॉपिक दिख रहा है जो हमने पढ़ रखा है, ट्राई कर लिया उसको। मतलब ये किताब जो है ना, ये जो बुक है आपके पास, इस बुक का हर एक सवाल करा हुआ होना चाहिए, टिक होना चाहिए। मतलब अगर किया है, आपसे हो गया है, तो टिक हो जाना चाहिए कि मैंने कर दिया। नहीं हुआ है तो गोला बना हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई किया हुआ होना चाहिए। ये किताब को हल्के में मत लेना। जब आप इस बुक के सवाल लगाओगे सिस्टमेटिकली, धीरे 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 धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि इस किताब की इंपॉर्टेंस क्या है। और ऐसी आपको 12 किताबें सॉल्व करनी है, तो इट्स नॉट अ जोक। रोज सवाल करो, जितना करते यारो, ढंग से एंट्री रखना उसकी कि कितने सवाल बन गए कितने नहीं बने, ताकि डिस्कशन में मजा आए फिर। डन? डन? ओके, चलिए अब मिलेंगे आपसे फिजिक्स में। बाय बाय। सवाल करो, और कुछ नहीं है, सवाल के अलावा कुछ नहीं है, बस सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो।